ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, इन टॉपिक्स में ना कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझा दूंगा या पढ़ा दूंगा और आप वो खुद से नहीं पढ़ सकते थे। क्लास की सिग्निफिकेंस बस इतनी होती है कि हम यूजुअली टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, ही इज़ इन द सिविल सर्विसेज नाउ। वो रांची में पोस्टेड हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों IAS हैं। तो उनके इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि नीति आयोग का आपने नाम सुना है? उन्होंने बोला जी। तो बोले कि नीति आयोग की क्या वो है, फुल फॉर्म है? तो उन्होंने बोला सर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उन्होंने बोला आर यू श्योर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है? बोला कि यस सर। उन्होंने बोला कि इज इट नॉट नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया? और ऐसे करके उनको कुछ कुछ अलग अलग डेफिनेशंस बोलने लग गई। एंड ऑफ कोर्स मतलब उनको आता था। एंड देन इवेंचुअली ही गॉट इनटू द IRS जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होती हैं। पॉइंट बीइंग कि ये वैसी वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पर ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज के प्ले एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। नीति आयोग, नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये जो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम करेंगे, ऑल दिस बॉडीज़, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कोई कॉन्सेप्ट लगेगा आपका या दिमाग है या समझने की बात है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस में तो आप हर एक चीज़ के एनालिसिस कर ही सकते हैं, बट अगर ये क्लास लगाई होती है, आधा घंटे की एक लेक्चर देखा होता है, तो फिर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाती है कि चलो मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो आज आपकी क्लास है सेकेंड लास्ट एज फार एज इंडियन पॉलिटी इज़ कंसर्न द कवरेज वाइज। उसके बाद में मैं लास्ट दोबारा आपके पास में आऊँगा, आपको अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें MCQs के थ्रू करवाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले जो है, अब आपके एग्ज़ाम्स भी पास में आ रहे हैं। एक UPSC का एग्ज़ाम है अब 10 अक्टूबर को, तो उसके लिए हमारे पास में टेंटेटिवली अब है अबाउट जुलाई, अगस्त, सितंबर 10 दिन, अक्टूबर के 9 दिन, और अब ये जो है 10-12 दिन जून के। तो रफली 3.5 months we've got for UPSC prelims which are more than sufficient if you have already covered the entire syllabus to revise it। और हरियाणा HCS जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एग्ज़ाम भी 22 अगस्त को है। 22 अगस्त को अब रक्षाबंधन भी है। सो पॉसिबली ये एग्ज़ाम शायद 28 को भी हो सकता है, एक हफ़्ता पहले भी हो सकता है, एक हफ़्ता बाद में भी हो सकता है। लेकिन हम तो 22 अगस्त को ही मान के चलेंगे जब तक ये डेट आई है। तो 2 महीने हमारे पास इसके लिए भी हैं। तो अब हमें बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि मिशन मोड में आ जाना है। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कीजिए। सिलेबस आपका काफ़ी कवर हो गया है। हिस्ट्री आपकी हो चुकी है, ज्योग्राफी हो चुकी है, इकोनॉमी हो चुकी है, ज्योग्राफी के साथ में एनवायरनमेंट हो चुका है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की बस ये सेकेंड लास्ट क्लास है और एक और क्लास होगी, ठीक। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक हो चुका है आपका। करंट अफेयर्स आपके रेगुलरली चलते रहते हैं। मनीषा मैम ने लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको कवर करवाए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये अगले 3 महीने में जैसे जैसे होते रहेंगे महीने वो कवर हो जाएंगे। तो आपने लास्ट 1 साल के करंट अफेयर्स कर लिए हैं। हिस्ट्री बहुत डिटेल में करवाई गई है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। उसके बाद में कुछ बच्चे हमारे UPSC के सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको भी कर रहे हैं, तो वहाँ UPSC के जो कोर्स होता है उसके भी करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो आई थिंक कि एंड हरियाणा, मतलब ऑफ कोर्स जो हरियाणा HCS की तैयारी कर रहे हैं, तो हरियाणा की भी आपकी क्लासेस लगी हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था। तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बियॉन्ड क्या है कि आप अच्छे से MCQs कीजिए बहुत सारे, जो भी आपको जहाँ पे भी MCQs मिलते हैं आप उसको अच्छे से कीजिए, टेस्ट कीजिए बहुत सारे, और मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। मल्टीपल रिविजन्स से आपको और प्रिसाइसली थोड़ा सा पढ़ना। छोटी छोटी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं एग्ज़ाम में, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्मार्ट तरीके से टेस्ट हो रहे हैं और फैक्ट्स भी चेक होते हैं। तो अब कवरेज वाइज आई थिंक कि हम अपने लास्ट पड़ाव पे हैं। 2-3 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। IR आपका चल रहा है, आज शाम से दोबारा रिज्यूम होगा और आपके IR भी कवर हो जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, IR सफिशेंट आपकी हरियाणा वगैरह कवरेज हो गई है। रिवाइज़ कीजिए अब अगले 2 महीने और हम आपको हेल्प करेंगे रिवाइज़ करने में भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सबसे पहली बॉडी नीति आयोग। हम सब ने नाम सुना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तो उस समय हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि अब हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को
यूएसए के तरीके से, जैसे वेस्टर्न यूरोप था उस तरीके से चला सकते हैं। उसमें क्या होता है कि यू गो फॉर कैपिटलिज्म, आप एज सच सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं करते हो। मार्केट फोर्सेस जो हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है। जिस चीज़ की जितनी डिमांड है, जिस चीज़ की जितनी सप्लाई है, एंड देन इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, किस तरह से वो कैसे कंज्यूम होगा, वो उसके प्राइजेस, उसकी अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग इज़ लेफ्ट टू द मार्केट। सेकेंड एक जो चीज़ है वो होती है, जो उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सोशलिस्टिक पैटर्न चला आ रहा था, रशिया वाला। एक अप्रोच थी यूएसए वाली, दूसरी वाली थी रशिया वाली। रशिया में क्या है कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई कि सरकार बैठे अगले 5 साल की योजना बनाए, पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते थे, 5 ईयर प्लानिंग करे। उस प्लानिंग में कुछ एजेंडा सेट हों, उनको एजेंडाज को सेट करने के कुछ तरीके मेंशन हों, और अगले 5 साल सरकार उन चीज़ों की तरफ ही ध्यान दे। उस तरह से हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करें। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या हो जाता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं या जो आपकी टॉप लीडरशिप है वो बैठती है अलॉन्ग विद द बेस्ट टेक्नोक्रेट्स एंड ऑल, इस तरह से बैठकर कोई सेंटर में बैठकर पूरे कंट्री के लिए प्लान करता है। अब इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सिमिलरली फ्री मार्केट इकोनॉमी के भी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे क्या फ़ायदे हैं कि आपकी कंट्री को एक दिशा मिलती है, आपको पता होता है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ किस डायरेक्शन में लेके जानी है अगले 5 साल के लिए। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आप इंडिया की ही हम बात करें, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ इंडिया टू वेस्ट इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, अब कोई पर्सन, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी अगर दिल्ली में बैठ के डिसाइड करेंगे कि विशाखापट्टनम के किसान को क्या उगाना चाहिए, तो हो सकता है कि उसमें जो पॉलिसी मेकर हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो सकता है, तो मिसमैच हो सकता है। तो इस वजह से ओवर सेंट्रलाइजेशन हो सकती है। नॉनदलेस, अब आपको जब थोड़ा थोड़ा ही, अब मतलब मैं एक एक लाइन में ही बता सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े इन चीज़ों के ऊपर 6-6 घंटे के लेक्चर्स लिए जा सकते हैं। तो अब बेसिक आइडियाज़ को अगर हम साइड पे रखें, तो हमारी कंट्री ने ट्राई किया कि यार वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर कम्प्लीटली फ्री मार्केट इकोनॉमी, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन हम रशिया वाला या उस समय की सोवियत वाला रास्ता भी नहीं अपना रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारीकरण हुआ चीज़ों का कि गवर्नमेंट इज़ द वन हु इज़ हैविंग पोजेशन ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गए, और उसमें से जो एक चीज़ नेहरू जी ने उस समय एक चीज़ डिराइव की, वो थी प्लानिंग कमीशन। एक बॉडी थी जो नेहरू जी ने बनाई। उस बॉडी को बहुत सारे टास्क दिए गए, उनमें से एक टास्क था कंट्री की ही 5 ईयर प्लान्स बनाना कि 5 साल में कंट्री को क्या डिसाइड करना है, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल हमने फॉलो करना है अगले 5 साल। डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे पास 5 ईयर वो भी आते थे, 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान एंड देन सो ऑन। इस तरह से वो बॉडी जो थी वो, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जी खुद बैठे हैं और वो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो खास लोग हैं कंट्री के, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, बिकॉज उन्होंने डिसाइड करना है कि अगले 5 साल राज्यों को किस चीज़ के लिए सपोर्ट किया जाए। ओके, यू वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रीज़, हर वो स्टेट जो इंडस्ट्रीज़ की तरफ एक्शन लेगी उनको हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जो एग्रीकल्चर की तरफ जा रही है उसको हम कम करेंगे, या फिर इसका ऑपोजिट, इस साल हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहते हैं, अगले 5 साल कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर की तरफ जाइए। एंड इसी तरह से 100 चीज़ें हम और मेंशन कर सकते हैं। तो कहने का पॉइंट क्या है कि सेंट्रलाइज्ड एक बॉडी बनी, प्लानिंग कमीशन, जिस बॉडी के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, किस इंडस्ट्री को, किस सेक्टर को कितने पैसे एलोकेट किए जाएं, किस डायरेक्शन में हमारी कंट्री की प्रोग्रेस हो, वो सारी की सारी चीज़ें वो बॉडी देखती थी। ऑफ कोर्स उससे अब कुछ प्रॉब्लम्स भी होनी थी। धीरे क्या प्रॉब्लम्स हुई कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज कि जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको एक ग्रीवेंस होने लग गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस तरह से प्लानिंग कमीशन के थ्रू हमारी कंट्री की इकोनॉमी प्लान करने की वजह से राज्य सरकारों के पास में प्लान करना, अपनी दिशा, अपनी डायरेक्शन, उसको प्लान करना, वो इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि ओवर डिक्टेशन से उनको लग रही है। अब प्लानिंग कमीशन है, एज सच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं है कि हमें नेहरू जी, अम्बेडकर जी या हमारे फाउंडिंग फादर्स संविधान में दे गए हैं, वो तो नेहरू जी ने उस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस भी थे।
वर्ल्ड वाइड भी क्या हुआ अगर आप देखोगे कि तो सन 1992 के बाद में पूरी दुनिया में एक सेंटिमेंट भी आया कि यार ये जो रशियन वे ऑफ डेवलपमेंट है कि सरकार ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, सरकार ही बता रही है कहाँ सड़कें बनेंगी, सरकार ही बता रही है इस साल बिजली लगानी है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार हवाई जहाज़ उड़ा रही है, सरकार रेलवेज उड़ा रही है। ये सब नहीं होना होता। सरकार कुछ बेसिक सी चीज़ें प्रोवाइड करे जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, 2-3 चीज़ें, और सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडीज़ बना के रखे जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, IRDA है एंड देन सो ऑन। सरकार का काम हो रेगुलेशन का। और प्रोडक्शन और कंजम्पशन डेवलपमेंट जो है इस चीज़ को हमें करना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड। स्टेट्स के पास पावर हो, इनफैक्ट स्टेट्स तो क्या पंचायतों के पास पावर हो। तो इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच वी शुड गो फॉर बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे प्लानिंग जो है वो दिल्ली के आइवरी टावर में नहीं हो रही। प्लानिंग हो रही है छोटे छोटे सेल्स में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ में प्लानिंग हो रही है कि हमें अपने एरिया में क्या डेवलपमेंट करनी है, किस तरह की पॉलिसीज़ को वो करना है, किस तरह की डायरेक्शन में जाना, और वहाँ से प्लान बन के धीरे धीरे ऊपर आए। तो बॉटम अप अप्रोच की बात होने लगी। वह अब अगेन मैं मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत जल्दी में एक बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। सो सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम सेइंग मे नॉट मेक लाइक सेंस टू मैनी, बट द पॉइंट इज दिस कि मेरे को सिर्फ एक हल्का सा कॉन्टेक्चुअलाइज करना है इसको, ठीक। तो बॉटम अप अप्रोच की बात होने लगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या था कि इन जनरल भी वर्ल्ड वाइड ना प्राइवेटाइजेशन को लेकर कंट्री स्टार्टेड ओपनिंग अप इंक्लूडिंग इंडिया। अब सेंस भी बनाने लगा कि हाँ यार मतलब सरकार क्यों जहाज़ उड़ाए, एयर इंडिया क्यों है, इसके जगह पे आप लोगों को हेल्थ दो, एजुकेशन दो। लोग सियाने हैं, पीपल हैव इन नॉलेज, वो अपने आप ही सबको जहाज वहाज सब उड़ा देंगे। जैसे इवन ये मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अभी मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने अलाउ किया हुआ है कि कोई भी पर्सन यूट्यूब पे जाकर बच्चों को पढ़ा सकता है। बट इमेजिन अगर कल को इस चीज़ का लाइसेंस मिलने लग जाए, अगर आपको लाइसेंस इस चीज़ का मिलने लग जाए कि सिर्फ सरकार ही है जो वीडियोस बनाएगी, तो उससे क्या होगा कि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो अब सरकार, अब आज आपके पास चॉइस है, मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं पसंद आ रहा, आप नहीं देखोगे, आप किसी और का देख लोगे या किसी का भी नहीं देखोगे, फ्री मार्केट है, आप अपनी वीडियो उठा के पढ़ लोगे, बुक उठा के पढ़ लोगे। बट इमेजिन आपके पास चॉइस ही ना हो कि सिर्फ ये सरकारी पर्सन आ गया, इन्होंने पढ़ा दिया, बात होगी ख़त्म। तो इस तरह से ओवर सेंट्रलाइजेशन से गवर्नमेंट का अगर जब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाती है तो उसके भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिस पे आई विल ऑफ कोर्स टॉक टू यू गाइज इन with better words in greater details as soon as I start political science option. Having said that, धीरे धीरे एक कंट्री में एक सेंटिमेंट था कि प्लानिंग कमीशन है वो ओवरली सेंट्रलाइज बॉडी बनती जा रही है। फिर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से आते थे जिनको लगता था कि यार प्लानिंग कमीशन जो है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, नीचे से स्टेट्स, राज्य, वहाँ से प्लान्स बनने चाहिए, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशन हो रहा है बल्कि कोऑपरेशन हो रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि यार प्लानिंग कमीशन जो है, आज तक जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, इस बॉडी को अब बंद किया जा रहा है। इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद अनदर बॉडी नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बॉडी थिंक टैंक की तरह काम करेगी। ये ऐसी बॉडी नहीं है जो बताएगी कि यार हमने बता दिया अगले 5 साल आप लोगों को यही डेवलपमेंट करनी है, हमने बता दिया अब अगले 5 साल सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इतने स्कूल्स बनाने हैं बस, और उसके बाद में अगले साल डिसाइड कर लिया कि यार सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आपने इतने सारे स्कूल बनाने हैं, अगले साल डिसाइड कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगाने हैं, और फिर कोई पूछ रहा है जो पिछले साल स्कूल्स बनाए थे उनमें पेंट करवाना है, इस 5 साल में उनका कोई लेना देना नहीं है। एसेट मैनेजमेंट, एसेट की वो सब, मतलब द पॉइंट इज कि प्लानिंग वुड बी गुड और बैड, बट असेंशियली सेंट्रलाइज प्लानिंग की जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, थिंक टैंक की तरह काम करेंगे, रिपोर्ट्स देंगे, ये सजेशंस देंगे, आइडियाज़ देंगे, वैसे वाला काम करेंगे इंस्टेड ऑफ अर्लियर कि यार एज इट इज़ फाइनल पॉलिसी बनाने के। तो इस तरह से हमारे पास में आया कि क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू दी सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है ये हम बना रहे हैं, प्लानिंग कमीशन हो गया रिप्लेस। आई थिंक 8 फेब के आसपास फिर इसका गठन हो गया था। तो हैविंग सेड दैट, अब ये 65 ईयर ओल्ड जो प्लानिंग कमीशन था जो नेहरू जी ने बनाया था,
वो रिप्लेस हो गया और हमारे पास टुडे व्हाट वी हैव इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ये बॉडी बनाई थी तो उस समय अरुण जेटली जी ने एक स्टेटमेंट दी थी जो आपको मैंने वैसे ही नोट्स में दी हुई है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक, कि यही कि यार ये बॉडी अब रिडंडेंट हो चुकी है, इसका कोई इतना मतलब नहीं बनता, ठीक। अब जो कमांड इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी जहाँ पर ऊपर से आप डिक्टेशन कर रहे हो कि इस तरह से हमें प्रोग्रेस करनी है, वहाँ पे तो फिर भी कुछ सेंस बनती है। इट वाज, अरुण जेटली जी ने बोला कि इट वाज रेलेवेंट इन अ कमांड इकोनॉमी स्ट्रक्चर, पर अब नहीं। प्राइवेटाइजेशन जब दुनिया में हो रही है, जब लोग फ्रीली बाहर काम कर रहे हैं, तो ऊपर से कोई बताए कि किस तरह से हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, उसमें इसका इतना मतलब बनता नहीं है। एंड सो ऑन कहते हैं कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वन साइज फिट्स ऑल की जो प्रॉब्लम है प्लानिंग कमीशन की, वो क्या था? जैसे कि लेट्स से दिल्ली में प्लानिंग कमीशन है, उन्होंने कुछ पॉलिसी बना दी, हो सकता है वो तमिलनाडु के हिसाब से ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश के हिसाब से ठीक ना हो सकता है यूपी के हिसाब से ठीक हो लेकिन पंजाब के हिसाब से सही ना हो। तो ये जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच चली आ रही थी ऊपर से, वो सही नहीं है। इसको ध्यान में रखे इन्होंने बनाई नीति आयोग। एंड ऑफ कोर्स सरकार की किसी भी मूव की तरह इस मूव के भी 4 अच्छी चीज़ें होंगी, 4 ख़राब चीज़ें होंगी। उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो थे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थिंकर अरविंद पन्नागड़िया जी, उनको बुलाया गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट दिस थिंग, नीति आयोग को हेड करने वाले वो पर्सन बने। अब इसका होता है कॉम्पोजिशन। ये जो नीति आयोग है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? सबसे पहले इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। दैट वॉज ट्रू इन प्लानिंग कमीशन एज वेल, उसके भी जो चेयरपर्सन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। फिर बनती है इसके गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा? सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, सभी यूटीज जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं जैसे कि दिल्ली वगैरह, उनके चीफ मिनिस्टर्स, जिस भी यूटी में लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, उनके चीफ मिनिस्टर, और बाकी सब यूटीज के एलजीज, वो सब बन गए नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स। इसी तरह हमने एक रीजनल काउंसिल्स भी बनाई हुई है। रीजनल काउंसिल्स क्या काम करती हैं? उन रीजन्स से जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है उनके ऊपर वो काम करती हैं कि यार जो इश्यूज एंड कंटिजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। क्लियर? तो इसमें पहली हो गई चेयरपर्सन, दूसरे हो गए यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल, तीसरी रीजनल काउंसिल, चौथा जो ग्रुप होता है नीति आयोग के अंदर स्ट्रक्चर में वो है एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट का। हो सकता है किसी को वाटर का बहुत ज्ञान हो कि वाटर टेबल्स इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में क्या स्टेटस है, कैसे उसको ऊपर लेके जा सकता है एंड सो ऑन। सो स्पेशलिस्ट विद प्रैक्टिशनर्स विद रेलेवेंट डोमेन नॉलेज एज स्पेशल इन्वाइटीज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, कि पूरे इंडिया में आपको कुछ पॉलिसीज़ बनानी है, रिकमेंडेशन देनी है रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर या कुछ भी ऐसा, तो एक्सपर्ट्स। और फिर होता है इसका एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ये एक्सपर्ट्स हैं, ये तो डिपेंडिंग ऑन क्या काम कर रहे हैं उस हिसाब से होंगे, और एक कुछ फुल टाइम बॉडी होती है। वो फुल टाइम बॉडी में क्या है? तो सबसे पहले चेयरपर्सन तो हो गए हमारे पास में। चेयरपर्सन के नीचे होते हैं फुल टाइम बॉडी में वाइस चेयरपर्सन, फिर होते हैं आपके पास में 2 फुल टाइम मेंबर्स, और कुछ होते हैं आपके पास में पार्ट टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स भी तकरीबन 2 ही होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी से, लीडिंग इंस्टीट्यूशन से 2 ही हो जाते हैं। तो चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। अब ऑफ कोर्स इसको काफ़ी स्टाफ भी मिला होता है, 400-500 करोड़ का बजट भी है नीति आयोग का। IAS ऑफिसर्स जिनकी यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र हो गई नॉर्थ ईस्ट में, इधर जहाँ जाना नहीं चाहते, फिर वो अपना कुछ इंतज़ाम करके नीति आयोग को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से स्टाफ होता है इनके पास में बहुत सारा। बट हैविंग सेड दैट, बॉडी इज़ लाइक दिस। अभी के लिए जो आपके प्रीलिम्स में एटलीस्ट स्टेट सर्विसेज में टेस्ट हो सकता है, यूपीएससी में आई डाउट, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है कि अभी कौन कौन मेंबर्स हैं। तो चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार जी। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, बिकॉज आप कैबिनेट के 5 लोग जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली बिकॉज वो कैबिनेट के मेंबर है तो वो नीति आयोग के भी मेंबर बन जाते हैं। वह अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमन जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी। स्पेशल इन्वाइटीज गडकरी जी, पीयूष गोयल जी, ये थावर चंद गहलोत जी, जिनका हमने कल पढ़ा था ना। थावर चंद गहलोत जी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे, जिसके अंदर
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आई है हमारी कंट्री में, जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप हरियाणा वाला पेपर दे रहे हैं, स्पेशल इन्वाइटी। अब फुल टाइम मेंबर्स वीके सारस्वत जी हैं, फॉर्मर डीआरडीओ चीफ, रमेश चंद जी हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, और विनोद पॉल जी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। ये भी आप याद रखना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं इधर, दैट इज अमिताभ कांत जी, एंड देन गवर्निंग काउंसिल। ठीक, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्सपर्ट्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इस तरह से एक बॉडी बनी हुई है। नाउ कुछ इनिशिएटिव्स जो आपको एग्जाम में इस तरह से टेस्ट हो सकते हैं कि आपको सवाल बन जाएगा। कोई 1 2 3 इनिशिएटिव लिखा होगा और लिखा होगा कि नीति आयोग ने इनमें से कौन सा इनिशिएटिव नीति आयोग का है, 1 and 2, 2 and 3, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, अ सिंपल क्वेश्चन लाइक दैट। तो इसके इनिशिएटिव्स कौन से हैं? 15 ईयर्स रोड मैप, अगले 15 साल तक हम क्या आपको बताते हैं किस तरह से इंडिया को क्या क्या प्रोग्रेस करनी चाहिए। बट अगेन आप बोलोगे सर ये तो फिर प्लानिंग कमीशन आप बोल रहे थे, वो भी यही कर रहा है। डिफरेंस क्या है? प्लानिंग कमीशन आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा है। यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे अब आप मोस्ट ऑफ दोज हु आर वाचिंग दीज लेक्चर्स वो 20s में होंगे अपने, ठीक, लेट टीन एज, मिड 20s, अर्ली 20s। घर वाले होते हैं, घर वाले भी आपको जैसे बता देते हैं, फिर बोलते हैं बाकी तेरी मर्जी है, ठीक, बाकी हम तेरे साथ हैं, लेकिन यही करना है और तू कुछ और करके दिखा, तेरी टांगे तोड़ेंगे, बाकी हम तेरे साथ हैं। तो प्लानिंग कमीशन उस प्लेन पे है, ठीक। नीति आयोग जैसे दोस्त बोलते हैं कि भाई ये कर ले, हमारे हिसाब से बेस्ट ये है, तो उस प्लेन पे है। तो प्लानिंग कमीशन थोड़ा वैसे वाले प्लेन पे था। तो 15 ईयर रोड मैप हो गया, देन 7 ईयर विजन, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, अमृत, ये सब स्कीम्स हम आपको करवाएंगे भी अगले 2-3 महीने में, हम आपको इनके ऊपर लेक्चर्स भी देंगे। अमृत, डिजिटल इंडिया, इंडिया इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स, फिर ये बहुत सारे मॉडल एक्ट्स भी दे रहे हैं कि हमारी कंट्री में ये नियम बना हुआ है स्टेट्स और सेंटर्स के बीच में, इसकी जगह पे इस तरह का नियम होना चाहिए। ये पर ये नहीं बोल रहे हैं कि यार ये लो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, हम आपको एक बना के दे देते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए आपको इसमें क्या अमेंडमेंट्स लाकर इसको चेंज करके वो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, मॉडल लैंड लीजिंग रिफॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, ये जो सब खबरों में रहता है। फिर बहुत सारे इनके इंडाइसिस भी आते हैं, इंडेक्स भी आते हैं। लेट्स से इन्होंने कोई हेल्थ को लेके कोई इंडेक्स बना दिया कि हम जो 28 स्टेट्स जो हैं उनमें हम रैंकिंग देंगे कि स्टेट ने बेस्ट किया है। सिमिलरली एजुकेशन में कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में कर सकते हैं कि किस स्टेट में बेस्ट परफॉर्म किया है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाते हैं ये। फिर स्टेट से डेटा मंगवाते हैं, स्टेट्स में रिसर्च करते हैं एंड देन अपनी रैंकिंग निकालते हैं, सो दैट कि स्टेट्स जो हैं वो अगले साल वो मोटिवेटेड फील करें दैट वी हैव टू डू बेटर इन द कमिंग ईयर। एट द सेम टाइम मान लो मेरी स्टेट है हाइपोथेटिकली, मतलब हाइपोथेटिकली क्या, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। मान लीजिए हेल्थ को लेके पंजाब बहुत नीचे आता है नीति आयोग की रैंकिंग में। अब इसका कितना फ़ायदा है? पहली चीज़ तो यही है, मतलब इस एक्टिविटी का कितना फ़ायदा है। पहली चीज़ ये है कि पंजाब सरकार को भी एक मैसेज आता है कि यार हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो हेल्थ में होनी चाहिए, हेल्थ में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक वो है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार पंजाब के लिए क्या करना है, बिकॉज ऑफ दिस रैंकिंग हम पंजाब के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। और प्रेशर भी पड़ता है, लोगों की तरफ से भी फिर प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह से रैंकिंग्स निकालते हैं बहुत सारी, वाटर मैनेजमेंट को लेकर एंड देन सो ऑन। तो इस तरह से एक बेसिक सा जो आइडिया है नीति आयोग का, जो आपके एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। मोस्ट लाइकली अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो इसकी बिल्कुल बेसिक कॉम्पोजिशन पे आएगा या इधर आएगा, यही 3-4 चीज़ों पे ही सवाल बनता है। एक चीज़ आप याद रखना, जो मुझे लगता है कि अदरवाइज मेरे ना बताए हुए भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। एक बॉडी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, आपको पता है, जिसका संविधान में उल्लेख है, द वन दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली। वन बॉडी इज अनदर बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसके लिए एक पार्लियामेंट बैठा, दोनों हाउसेज ने लॉ बनाया। तीसरी बॉडी जो है एक और, जिसमें क्या हुआ कि से प्रधानमंत्री जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया कि आज से मैं ये बॉडी बना रहा हूँ, उनके पास पावर है। वो बॉडी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। वो नॉन स्टैट्यूटरी है, लॉ नहीं बना उसके लिए, कोई नीति आयोग एक्ट नहीं एग्जिस्ट करता,
जिसको पास किया गया था, दोनों हाउसेज में वोटिंग हुई थी, बहस हुई थी। तो जो नीति आयोग भी है ये भी उसी तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिस तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी थी प्लानिंग कमीशन। ठीक, तो एक अगर इस पे सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए। रेस्ट इसके इनिशिएटिव्स आपने कर लिए हैं, इसके कॉम्पोजिशन कर लिए हैं, बजट इनका पूछेंगे नहीं। सक्सेस नीति आयोग की है, अच्छी है कि ख़राब है, प्लानिंग कमीशन बढ़िया थी कि गलत थी, वो सब टॉपिक्स जो है ना वो एक ब्रॉडर टॉपिक बनता है हमारी पॉलिटिकल लेक्चर्स में, जिसका नाम होता है फेडरलिज्म। उसमें हम बहुत डिटेल में करते हैं कि इंडिया फेडरल है, क्या क्वाज़ी फेडरल है, या कोऑपरेटिव फेडरल है, या बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, क्या होना चाहिए, यूएसए से कैसे अलग है, वर्ल्ड वाइड व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। ये अब मैं आपको जब मेंस के लिए पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इंडिपेंडेंटली एक बहुत बड़ा टॉपिक करवाऊंगा, एंड उसमें मैं सभी थिंकर्स फ्रॉम लाइक केसी वेयर जो क्वाज़ी फेडरलिज्म का आइडिया देते हैं, टू मॉरिस जोन्स, टू दिस टू दैट, सबके व्यूज़ आपको डिटेल में करवाऊंगा। प्रीलिम्स के लिए वो ज़रूरत नहीं है उसकी, तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। फिर कुछ सब ग्रुप्स बने हुए हैं नीति आयोग में, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी इसलिए मैंने इस वाले नोट्स में भी आपको इस वाले पेज के अलग पेज पे मिलेंगे, कम इंपॉर्टेंट है पर एक बार आप पढ़ लेना। सब ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जैसे कि सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना सब ग्रुप्स, ये भी नीति आयोग के अंडर ही है। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था नीति आयोग वो हमारा हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। सेकंड हमारे पास आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नीति आयोग के बाद हमारा सेकंड जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। अब है क्या, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी माइनॉरिटी को लेके काफ़ी राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में रिलीजन के राइट्स हैं, एंड देन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ दोनों की बात की गई है। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है ये आती है यूनियन मिनिस्ट्री है एक माइनॉरिटी अफेयर्स की, उसके अंडर। अब ये बॉडी जो है अदरवाइज 1992 में एक यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन हुई थी जिसको बोलते हैं यूएन डिक्लेरेशन ऑफ 18 दिसंबर 1992, और इससे आप याद रखना कि 18 दिसंबर ही वो दिन है जिसको मनाया जाता है दिस माइनॉरिटीज़ डे, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे हर साल मनाया जाता है। तो इसमें क्या था कि यूनाइटेड नेशन ने बोला कि सभी कंट्रीज़ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस और बॉडीज़ बनाएंगी जिससे हर टाइप की माइनॉरिटी, रिलीजियस, एथनिक, कल्चरल एंड सो ऑन, इस तरह से माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की जा सके, वो फील करें कि दैट लाइक दे डोंट फील मार्जिनलाइज्ड। इसमें मैं आपको ना अदरवाइज एक इन जनरल आपको अगेन आप मेंस में आओगे तो थोड़ा स्कोप बढ़ेगा, हम ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ा पाएंगे। मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो I was born and raised in Chandigarh and lived near Ambala and Patiala in these areas, and I belong to a caste and a religion which happens to be majority here. Clear? तो उसमें क्या है कि मुझे लगेगा बहुत ज़्यादा कि हाँ मैं माइनॉरिटीज़ को लेके मुझे लग रहा है, मान लो कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में क्या हुआ कि when I was 18 I moved to Scotland। अब जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो देन आई रियलाइज़ कि यार ओके आज मैं एथनिक माइनॉरिटी भी हूँ, मैं रिलीजियस माइनॉरिटी भी हूँ, मैं कल्चरल माइनॉरिटी भी हूँ, एंड इसी तरह से बाकी सब चीज़ों में भी। तो व्हेन आई स्पेंट 7 years देयर इन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हियर एंड देयर, देन ओनली आई कुड रियलाइज़ कि हाँ मतलब माइनॉरिटीज़ का क्या फियर होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस आप किस चीज़ को बोल सकते हैं, या मेजॉरिटी के भी क्या क्राइसिस हैं, या कैसे मेजॉरिटी को भी अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बार पॉलिटिकली एक्यूरेट होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जस्ट सो लाइक बिकॉज ऑफ द फियर दैट दे डोंट वांट टू बी मिसकंस्ट्रूड। द पॉइंट बीइंग, मेरा कहने का भाव ये है कि हो क्या जाता है कि जब हम सिर्फ माइनॉरिटी होते हैं तो भी हम बहुत चीज़ें शायद उस तरह से हमारे ग्लासेस होते हैं, हम बहुत चीज़ें शायद नहीं समझ पाते, और जब हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से होते हैं फिर तो हम बिल्कुल ही, मुझे लगता है कि कलर्ड ग्लासेस हम ट्राई भी करें तो भी हमारे ग्लासेस थोड़े से मेजॉरिटेरियन ही रहते हैं। इसलिए एक डीन जॉन्स की एक स्टेटमेंट है बहुत बड़ी कि माइनॉरिटीज़ आर द कस्टोडियन ऑफ सेकुलरिज्म। माइनॉरिटीज़ आपके कितने सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं उससे पता लगेगा कि आप कितने सेकुलर हो। किसी भी कंट्री के लिए जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटीज़ हैं, या जिस स्टेट में मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं, या जिस कंट्री में, एंड देन सो ऑन, मेजॉरिटी कितना है रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल और सेफ फील कर रहा है उससे थोड़ी पता लगेगा। हैविंग सेड दैट, ये जो कमीशन सेट की गई थी ये एक एक्ट के थ्रू सेट की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992।
स्टार्टिंग में 5 कम्युनिटीज़ को ध्यान में रख के ये बनाई गई थी कमीशन। इवेंचुअली 1 मोर कम्युनिटी वॉज एडेड टू इट, तो नाउ इट वर्क्स फॉर 6 कम्युनिटीज़। 5 कौन सी थी? मुस्लिम्स, जो इंडिया में लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाते हैं, देन क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियन। जोरास्ट्रियन मतलब पारसी लोग, अदार पूनावाला जैसे लोग। एंड अभी 2014 में जैन्स को भी नोटिफिकेशन के थ्रू इसमें ऐड किया गया। ठीक, तो मतलब ये एक यूनिक कम्युनिटी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी की तरह लिया गया है। अदरवाइज जैसे देखो, जिस कॉलेज में जाते थे तो कैजुअल जोक होता था कि यार जैन्स कौन होते हैं, हिंदुइज्म माइनस अनियन। तो ऐसा नहीं है कि लाइक इसको ऐसे प्रॉपर एक अलग से स्टेटस मिला है, एंड राइटली सो। पॉइंट बीइंग कि ये सब 6 कम्युनिटीज़ के लिए ये कमीशन काम करती है। आई क्यों है इन पिक्चर? तो ये है कि स्टेट्स को, सारी कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन बोलती है कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटीज शुड फील सेफ, सिक्योर एंड दे शुड हैव ऑल द राइट टू प्रोग्रेस। नाउ इसकी कॉम्पोजिशन, इस पे ना कॉम्पोजिशन आपकी जो स्टैटिक कॉम्पोजिशन है उस पे सवाल आ सकता है आपको, बट अभी कौन है क्या है इस पे चांसेस कम है आने के, बिकॉज 2020 की जब नवंबर दिसंबर के आसपास ये 7 मेंबर बॉडी होती है, तो उसमें से बहुत सारे मेंबर्स का टेन्योर पूरा हो गया है, लेकिन कोविड की वजह से दोबारा किसी को लगाया नहीं गया है। तो वो जो मुख्तार अब्बास नकवी जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हाँ हम वैकेंसीज फिल कर रहे हैं। तो एक आई थिंक रशीद आतिफ रशीद नाम से एक हैं वाइस चेयरपर्सन, तो आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको बस कॉम्पोजिशन पता हो कि कौन क्या है। तो कमीशन में होता है एक चेयरपर्सन, ठीक, एंड एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन, ठीक, 2 हो गए, एंड देन 5 मेंबर्स। तो टोटल ये 7 मेंबर बॉडी होती है। क्लियर? चलें आगे। अब ये इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जो चेयरपर्सन वगैरह है ये कौन सी कम्युनिटी से आएंगे? माइनॉरिटीज से। अदरवाइज तो पॉइंट मतलब थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा कि यार माइनॉरिटी कमीशन के लोग ही माइनॉरिटीज से नहीं आ रहे। फंक्शंस क्या हैं? तो इसके जो काम होते हैं वो 2 प्लेन्स पे होते हैं। एक जैसे मतलब मैं बर्ड आई व्यू बोलूँ और एक वर्म व्यू बोलूँ। बर्ड का मतलब क्या कि ऊपर से पूरी माइनॉरिटीज़ के लिए ये सजेशंस देंगे कि कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या कायदे कानून होने चाहिए, कैसे रूल्स हों, कुछ हम लॉ वाइज डिफरेंट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन वाइज डिफरेंट कर सकते हैं, सो दैट माइनॉरिटीज़ आर बेटर ऑफ। और दूसरा क्या है, केस टू केस बेसिस पे भी ये बहुत सारी चीज़ों का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर किसी लॉ का उल्लंघन करते हुए माइनॉरिटीज़ के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो वन ऑफ द वर्क्स दैट दे डू इज दे मॉनिटर द वर्किंग ऑफ दिस सेफ गार्ड्स दैट आर प्रोवाइडेड, कि ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रही है। देन टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, to make recommendations for the effective implementation and so on, to look into specific complaints like I said कि अगर कहीं पे deprivation of rights for minorities हो रहा है तो उनको भी ये they take care of that and such thing. At the same time they also do one thing, एक studies, research, planning कि यार किस तरह से ब्रॉडली स्पीकिंग हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ बेटर कर सकते हैं। जैसे आपने 2005 में एक कमेटी बैठाई थी, शायद आपने नाम सुना हो, वो थे जस्टिस, ये आप याद भी कर लेना, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। इनको हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोलते हैं। अगेन जब आप मेंस में मेरे पास आओगे ना पढ़ने इसी कोर्स में तो आपको करवाऊंगा डिटेल में। राजेंद्र सच्चर जी की रिपोर्ट आई थी कि मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ से रिगार्डिंग कि क्या उनका स्टेटस है और कैसे उसको बेटर किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी कि गवर्नेंस में मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, मदरसा की जो एजुकेशन है उसको रेगुलर एजुकेशन के साथ में लिंक करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस इम्पार्ट करने की ज़रूरत है कम्युनिटी में विज़-अ-वी सरकार की, जो सरकार कर रही है वो कम्युनिटी को साथ में लेके करना चाहती है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस ना हो। और इस तरह की बहुत सारी उनकी रिकमेंडेशंस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको कभी आ जाए कि इससे रिलेटेड कौन सी थी कमेटी, तो आपको पता हो कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी बैठी है। तो इसी तरह के ये बहुत सारे अप्रोप्रिएट जो मेजर्स हैं, कोई भी और जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वो वाला काम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ करती है। क्लियर? पावर्स, अब अगेन अगर किसी ने पॉलिसी बनानी है या किसी ने कुछ रिकमेंडेशन देनी है तो उनके लिए या किसी केस बाय केस बेसिस पे उनको देखना है कि यार कहीं पे माइनॉरिटीज़ के राइट्स
की डिप्रीवेशन तो नहीं हो रही, तो वो कैसे देखेंगे? अगर उनके पास पावर होगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगवाने की, समनिंग करने की, ठीक, एनफोर्स करने की अटेंडेंस को, कोई भी इनको कोई इशू चल रहा है उससे रिलेटेड मैटर्स को एक्सेस करने की, तो वो सारी की सारी इनके पास पावर होती हैं। सिमिलरली पब्लिक रिकॉर्ड या कोई भी ऐसी कोई कोर्ट या ऑफिस का कोई ऑर्डर है उसको चेक करने की, कोई कमीशन एग्जामिन करना विटनेसेस को, डॉक्यूमेंटेशन, तभी वो सब काम कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में एक रीजनेबल हार्मनी है। तो ये था हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट जो हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेंगे वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आप सोचेंगे सर की आधी क्लास के बीच में कपड़े कैसे चेंज हो गए? बेसिकली जब मैं लेक्चर बना रहा था तभी पंजाब पीसीएस का रिजल्ट आया और टीम ने मेरे को लेक्चर के बीच में रोक दिया और बाहर बुला लिया। एंड नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट स्टूडेंट्स हैव डन सो वेल। बच्चे का रैंक 1 आया है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक, बहुत अच्छे रैंक्स आए हैं। ऑलमोस्ट टॉप 10 में 5-6 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के क्लियर किए हैं, टॉप 10 में इंक्लूडिंग रैंक 1। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि आप बस CBL में टॉप करते रहो स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे अगर टॉप करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम जो है आपका UPSC, हरियाणा HCS, उस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, उस लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं कि अगर आप यहाँ पर टॉपर्स हैं तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली सीरियस कैंडिडेट्स में काउंट होंगे। तो चलो अब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल डाउरी, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल वायलेंस, या फिर अनइक्वल पे, अनइक्वल ट्रीटमेंट इन जनरल इन लाइफ, उन सब इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, उन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बॉडी बनाई गई है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये किसके अंदर आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेटअप कब की गई थी ये? 1992 में। बेसिकली 1990 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में। उसके बाद ये बॉडी बनाई गई। जब ये बॉडी बनाई गई तो इसका ऑफ कोर्स वही सारे पावर्स जो ऐसे हमने माइनॉरिटीज़ का केस किया था, SC STs का केस किया था, वैसे ही इनके पास में भी बहुत सारी पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब कभी भी किसी भी लेडी के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में भी उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर केस को भी ये एड्रेस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो स्पेसिफिक केस में। एंड इन जनरल जो से मान लो पूरे इंडिया में वुमेन से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बननी है तो उसमें भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है अपने व्यूज़ देने का, अपनी इनपुट्स देने का, और इनके आइडियाज़, इनकी असेसमेंट, इनकी फैक्ट फाइंडिंग, इनके सजेशंस को बहुत सीरियसली लिया जाता है। वहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। अब दोनों ही चीज़ों का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल बदाऊं एक यूपी में जगह है, वहाँ पर टेम्पल में एक रेप हो गया था। मैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें आपको बता देता हूँ सो दैट कि आपको खबरों में भी रहा इन मैटर्स की वजह से। एक जो क्रिटिसिज्म भी रहता है इस बॉडी का वो ये रहा है कि जो 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि कई बार ये विक्टिम की ही गलती निकाल देते हैं। जैसे बदाऊं वाला जो केस था, वहाँ पे एक टेम्पल में एक लेडी का रेप हो गया था यूपी में। तो वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली जो कमेटी इन्होंने भेजी थी वहाँ पे उन लेडी ने बोला कि उस लेडी को और टाइम पे मंदिर जाना ही नहीं चाहिए था, या किसी बच्चे वगैरह को साथ लेके जाती तो उसका रेप ना होता। सिमिलरली गुवाहाटी में एक 17 साल की लड़की थी जिसके साथ में पब्लिक प्लेस पे एक पॉश एरिया में मॉलेस्टेशन का केस आया था। तो वहाँ पर भी ऐसा ही था कि अनफॉर्चुनेटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये बोला कि वुमेन शुड टेक केयर ऑफ हाउ दे ड्रेस अप। अगर आप छोटे कपड़े पहनेंगे तो फिर मॉलेस्टेशन हो सकता है। सिमिलरली एक और केस था कर्नाटका के पब में एक कुछ लड़कियां थी और शायद बैंगलोर में, और कुछ जो थे थोड़े से कट्टरवादी लड़के वहाँ पर घुसे, उन्होंने उनसे मारपिटाई की कि ये हमारे देश का कल्चर ख़राब कर रहे हो, तो उन सबको भी मारा भगा दिया। तो उस पर भी अनफॉर्चुनेटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये बोलना था कि अगर वो लड़कियाँ कुछ गलत नहीं कर रही थी तो उन्होंने आके सामने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी। कहने का भाव ये है कि इन सब सिचुएशंस में अगर आप देखोगे तो हम विक्टिम की ही गलती निकाली जा रहे हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, लड़की ने ऐसा किया, लड़की अकेला मंदिर गई, लड़की की गलती है, जो बाहर गई है उसकी गलती है। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। गुवाहाटी वाले केस में क्या हुआ था, इन्होंने उस माइनर का नेम ही लीक कर दिया था अनफॉर्चुनेटली, जो जिसके साथ में ये मोलेस्टेशन हुई थी, जो कि नियम के अगेंस्ट दी वो है, रूल्स के अगेंस्ट है। तो इन सब में ना इन जनरल नॉट ओनली दिस बॉडी,
बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की है इन्होंने, बहुत सारी। ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि लास्ट फ्यू ईयर्स से ये कई बार गलत रीज़न से भी नाम में रही है। अब होना ये नहीं चाहिए, अगर से मान लो किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने और वो बाहर घूम रही है और इससे किसी लड़के को प्रॉब्लम है, तो वो लड़का घर बैठे, वो लड़की की थोड़ी, अगर ऐसे तो लड़के भी तो बाहर छोटे घूम रहे होते हैं बिना शर्ट्स के, तो उनको तो कोई नहीं मारता पीटता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे कपड़े, अब किसी के नज़रिए से देखा जाए, अफ़गानिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो अगर आपने बुरखा नहीं पहना हुआ तो छोटे कपड़े हैं, सिर नहीं ढका हुआ तो छोटे कपड़े हैं, किसी के हिसाब से आपने स्लीवलेस कपड़े पहने हुए हैं किसी लड़की ने तो छोटे कपड़े हैं, किसी के हिसाब से किसी लड़की ने जीन्स पहनी हुई है तो ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। तो लड़का थोड़े डिसाइड करेगा कि कौन से कपड़े छोटे हैं कौन से बड़े हैं, सबके पास में फ्रीडम है, एक रीज़नेबल हमने सिस्टम बनाया हुआ है। उसके बियॉन्ड जब हम इस तरह से, जिसके साथ में प्रताड़ना हो रही है, जिस जेंडर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर हम उसी को ही ब्लेम करने लग जाएंगे कि लड़कियों की गलती है, छोटे कपड़े पहन के निकलते हैं, तो ये राइट डायरेक्शन में हम सोसाइटी को नहीं लेके जा रहे। इन जनरल भी अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने आऊँगा ऑप्शनल। वुमेन ना सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, ये कहाँ से पता लगता है? आप ये देखिए, हमारी पूरी धरती है जिसमें 50% के आसपास वुमेन है, 50% के आसपास मेन है उस प्लैनेट अर्थ पे। और ये हिंदुस्तान के लिए, अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ट्रू नहीं है, उस प्लैनेट अर्थ पे हम अगर चेक करें कितने परसेंट प्रॉपर्टी मेन के नाम पर है और कितने परसेंट प्रॉपर्टी वुमेन के नाम पर है, यहीं से सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 1% के आसपास प्रॉपर्टी होगी जो वुमेन के नाम पे होगी, प्रॉपर्टी होल्डर ही नहीं है, इकोनॉमिक ही उसके पास में भी फ्रीडम नहीं है, जो सारी प्रॉपर्टी का वो कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिसका लैंड है, जिसकी ज़मीन है, जिसके नाम पे घर है, वही अगर पुरुष है तो वुमेन तो स्ट्रक्चरली ही डिसएडवांटेज पे है। ढांचा ही ऐसा बना हुआ है आपके पूरे सोसाइटी का कि वुमेन डिसएडवांटेज पे रहती है। और तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब ये वाले टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो बड़ा मजाक में पढ़ाते हैं। लेडीज़, वुमेन हमारी कंट्री में क्या क्या इश्यूज़ फेस करती हैं, ये मजाक का इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है फ्रॉम मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली अपने इंस्टीट्यूट में बात कर रहा था कि आज 11 साल हो गए हैं आईएएस के लिए पढ़ाते हुए, एक भी लड़का ऐसा नहीं आया जिसने बोला कि सर मेरे को आप ना इस साल आईएएस बना दो, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे और मैं पूरी ज़िंदगी रसोई में बन जाऊँगा। ठीक, मैं थोड़ा ना वैसे वाली फैमिली से आता हूँ, कंजर्वेटिव फैमिली से। या स्कूल में भी आप छोटे बच्चे को देखो तो आज तक मेरे को एक बच्चा नहीं मिला जिससे मैं पूछूं कि भाई आप नहीं पढ़े लिखे नहीं हो, आप 5वीं के बाद हट गए थे, 6वीं के बाद हट गए थे, पढ़ाई क्यों नहीं की? तो कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं मिला मुझे जो बोलेगा कि सर मेरी बहन को स्कूल से हटा दिया था तो फिर बोला तू भी जाके क्या करेगा, तू भी हट जा। इसका ऑपोजिट होता है हमेशा कि भाई जाता था स्कूल, भाई हट गया तो फिर बहन को वैसे हटा दिया। उस तरह के अगर हम विषयों में आगे जाते रहें तो एक काफ़ी लंबे लेक्चर्स बनते हैं, 2-3 जो मैं आपको बाद में लूँगा मेंस के लिए। पर अभी के लिए आपने समझना है कि बॉडी तो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो बॉडी हो, उसके पास में टीथ हो, उसके पास में स्ट्रेंथ हो और विजडम हो, अच्छा खासा ओपन माइंड हो ये समझने का कि मतलब जहाँ पे चेतन शर्मा आज खड़ा है वहाँ से रूल्स ना डिफाइन हो कि यार मेरे हिसाब से ये सही है वो सही है। ऑब्जेक्टिव होकर, इम्पार्शियल होकर डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज हो सकता है मैं खुद ही बहुत कंजर्वेटिव हूँ। तो इस तरह से ये बॉडी हमने एक बना रखी है। पहली जो फर्स्ट जो आपको नाम याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फर्स्ट कमिश्नर थे वो थे जयंती पटनायक। अभी जो है हमारे पास में वो है आई थिंक रेखा शर्मा जी इज़ द लेटेस्ट वन। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, एक चेयरपर्सन होता है, उनके बाद में कुछ मेंबर्स होते हैं जो बॉडी के मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ, से मान लो वुमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं एनजीओज उसका, या फिर मैनेजमेंट का, इंडस्ट्री का, हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन इन पर्टिकुलर एंड लाइक इन जनरल आपको होना चाहिए, तो वो आपकी बॉडी बन जाती है। तो इस पे तो सवाल नहीं आएगा, आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। फर्स्ट बनी कब है ये, 31 जैन 1992, आपको ये पता होना चाहिए।
सेकंड आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट कौन थे, जयंती पटनायक जी। अभी कौन है, रेखा शर्मा जी हैं शायद, ठीक, ये रेखा शर्मा जी ही हैं, आप फिर भी चेक कर लेना, ठीक। और उसके बाद में बॉडी जो है एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 मेंबर बॉडी होती है। और काम क्या करती हैं ये, विमेंस से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी सब बॉडीज़ को एनुअल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं ये, अपनी क्या क्या कंट्री में सेफगार्ड्स होने चाहिए वुमेन से रिलेटेड। उसके बाद में ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, इसके बाद में उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई उसके ऊपर डिस्कशन होती है। टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी जो हमारी कंट्री के लेजिस्लेशंस हैं उनका रिव्यू करते हैं कि क्या नारी शक्ति के लिए, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में सफिशेंट प्रावधान है। डू वी हैव सफिशेंट प्रोविजंस आउट देयर लेजिस्लेटिव लीगल, कि फॉर एग्जांपल कभी ऐसा तो नहीं हो जाता कि वुमेन है, मान लो वो सफ़र कर रही है और अगर कंप्लेंट लिखाने जाएं तो बोलेंगे भाई जी हम क्या करें, कोई ऐसा कानून ही नहीं है जो इस इशू में वुमेन की सपोर्ट कर सके। तो डू वी हैव सफिशेंट लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स, उन सब चीज़ों को ये चेक करती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसको हम डिटेल में कर लेंगे। उन वुमेन से रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, कैसे हम आजकल आपने देखा होगा जेंडर बजटिंग होती है, बजट्स जो हैं इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि वुमेन को उसका फ़ायदा पहुंचे, तो वो सारी प्लानिंग में भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पार्टिसिपेट करती है। सो दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इतना सफिशिएंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बॉडी हमारे पास आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये भी सिंपल सी बॉडी है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, वो राइट्स जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि आप बोलोगे आप कि यार मेरे को वोट डालने का राइट होना चाहिए इंडिया में, कोई पूछेगा क्यों, बोलोगे भाई मैं इंडिया का नागरिक हूँ, ये वो राइट जो मुझे इंडिया का सिटीजन होने के लिए और एलिजिबल क्राइटेरिया मीट करने के लिए मिलता है, ठीक बात। तो जो भी हम राइट्स डिमांड करते हैं अपनी किसी भी बॉडी से, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, कंट्री से, वो किसी कारण से होते हैं। मैं इज़राइल में जाके नहीं बोल सकता कि मुझे आप राइट दीजिए वोट डालने का, बिकॉज मैं उनका नागरिक नहीं हूँ, और इजरायली इंडिया में नहीं बोल सकता। सिमिलरली एमजी नरेगा के अंदर अगर कोई राइट है कि हाँ जी मुझे 100 दिन का या तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसके इक्विवेलेंट पैसे मिलेंगे, ये मुझे इंडिया में मिलेंगे अगर मैं क्राइटेरिया मीट करता हूँ, तो कोई कारण है जिसकी वजह से आपको कुछ राइट मिलता है। तो वो राइट्स जो आपके बनते हैं क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स हैं, जीने का हक सबको है, सांस लेने का हक सबको है, लिबर्टी, आज़ादी, बेसिक जो सभी राइट्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ ना किया जाए किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी जेंडर के नाम पर, वो राइट्स जो आपको मिलते हैं सिंपली बिकॉज ही और शी इज़ अ ह्यूमन बींग, वो राइट्स वो हो गए ह्यूमन राइट्स। अब इससे कॉमन सेंस है, वो समाज जिसकी डेफिनेशन बहुत लिबरल होगी, जो ये मान के चलेगा कि ह्यूमन बींग्स बहुत असेंशियल चीज़ है, सरकारें भी लोगों ने ही बनाई हैं, लोगों के लिए बनाई हैं, वो ह्यूमन राइट्स को बहुत ऊपर रखेंगे। जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसीज होती हैं, वेस्टर्न यूरोप की होती हैं, इवन यूएसए क्लेम करता है, इंडिया भी है, कि जहाँ पे ये माना जाता है कि हम लिबरल हैं रिलेटिवली और हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक जो सरकार भी बनी थी वो लोगों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बनाई थी अपने लिए। देन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़, फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल से कोई भी डिक्टेटरशिप, वहाँ पर क्या होता है कि बोलते हैं कि सरकार पहले है, लोग बाद में है। सरकार लोगों के लिए आई है, स्टेट इज़ प्रायर टू मैन, सरकार ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर राइट्स कम होते हैं, ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स की भी जो हमारी डेफिनेशन है वो सोसाइटी टू सोसाइटी थोड़ी सी वेरी कर जाती है, बट ठंडे दिमाग से, अच्छे से, ध्यान से अगर देखा जाए तो तकरीबन हम सब का तर्क, लॉजिक एक कॉमन ग्राउंड पे मीट कर जाता है कि यार ये वाली चीज़ें तो बेसिक ह्यूमन राइट का पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि हो सकता है किसी एक सोसाइटी को लगे कि राइट टू एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ये ह्यूमन राइट है, अगर किसी की कंट्री में एजुकेशन किसी को नहीं मिल रही तो हम ये मान के चलेंगे कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरी सोसाइटी में शायद ऐसा ना लगे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट दोनों चीज़ों के हो सकते हैं, पर हम तकरीबन कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे अराइव किए हुए हैं। वो कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, यूएन ने जो एक डेफिनेशन, ब्रॉडर डेफिनेशन दी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग सब कंट्रीज़ ने अपनी अपनी कंट्री में, रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में लेजिस्लेशंस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ह्यूमन राइट्स क्या है, वो राइट्स दैट यू हैव बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग,
तो चले आगे इसमें। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन बोलता क्या है, उसका प्रियम्बल जो है यूनाइटेड नेशन का, उसका प्रियम्बल ये बोलता है कि वी वांट टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड द इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर भी आउटराइटली डिस्कार्ड किया गया है। तो नेशनल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ये यूएन को इंडिया क्यों माने या कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को क्यों माने? बिकॉज जो आम सभा है, जनरल असेंबली, जिसमें सभी कंट्रीज आके बैठ रही हैं, उसने इसको मान्यता दी हुई है कि हाँ ये इतने मिनिमम राइट्स तो सब कंट्रीज को इंश्योर करने हैं। तो इसी के अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कुछ लॉज भी पास किए हैं, कुछ कन्वेंशंस पास किए हैं कि यार सब कंट्रीज इन चीज़ों की तरफ काम कीजिए, जैसे कि टू कंप्लीटली एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड राइट कन्वेंशंस, एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जब मैं छोटा था तो हमारी जो सिटी है चंडीगढ़, यहाँ पर बहुत रेयर ऐसा होता था कि आप किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे रुकेंगे और छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने आ जाएंगे, ऐसा कल्चर नहीं था। व्हेन आई से मैं छोटा था तो आई मीन लाइक अर्ली टीन एंड लेट टीन। बट अगर आप दिल्ली जाते थे या मुंबई जाते थे, मेट्रोज़ में जाते थे या मूवीज़ में देखते थे कि हाँ छोटा सा बच्चा गाड़ी पे कपड़ा लगा रहा है, पैसे मांग रहा है, दैट यूज़ टू बी अ थिंग कि यार मेट्रोज़ में होता है ऐसा। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये तो चंडीगढ़ या जो ये छोटे शहर हैं यहाँ पर तो है ही है, जो छोटे टाउन्स भी हैं, कस्बे भी हैं, वहाँ पर भी इफ़ यू गो अक्रॉस इंडिया ये ट्रू है। चाहे आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, कहीं पे भी आप चले जाइए, आप किसी भी शहर में जाएंगे, यू विल फाइंड लिटिल किड्स बेगिंग। अब ये जो है ना, ये चाइल्ड राइट्स के तो मतलब धज्जियाँ उड़ गई। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसके क्या राइट्स हैं, उसको इस समय स्कूल में होना चाहिए था, अगर वो स्कूल में नहीं है तो वो क्या लूज़ कर रहा है। बाय द टाइम उसको अवेयरनेस होगी, जब तक कोई पर्सन 20 साल का होगा, वो क्या लूज़ कर चुका है उसको इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे हमारे ऐसे वाले स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सर्विसेज में हैं, IPS, IAS, वो इतना ज़्यादा अपने एरिया में इसको लेके काम कर रहे हैं कि उनकी हम कभी आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स भी दिखाएंगे। IAS हैं, IPS हैं, अपने अपने एरियाज़ में इन चीज़ों के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, तो एक मीनिंगफुल लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो आई होप कि आप सब भी जब ऑफिसर्स बनेंगे तो ये एक पर्टिकुलर इशू है विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट कि आप इसके ऊपर ज़रूर काम करना। दिस लिटिल किड्स बेगिंग ऑन द स्ट्रीट इज़ अ स्लैप ऑन लाइक आवर फेस, इंसल्ट है हमारी सोसाइटी की कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे भीख मांग रहे हैं एंड वी आर ओके विद दिस। कमिंग बैक टू दिस थिंग, ये सब ह्यूमन राइट वायलेशन की पराकाष्ठा है, पिनेकल है ये उस चीज़ का। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट 1966। इन तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो टुगेदर दे आर कॉल्ड इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन बनता था, तो मैंने अलग से इसको नोट्स में भी इस तरह से रेड किया हुआ है। नाउ ये तो हो गया एक इंटरनेशनली सब कंट्रीज इकट्ठी हुई 1948 में और उन्होंने एक बिल बना दिया कि चलो एक पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट रिजीम होनी चाहिए। उसी चीज़ को ध्यान में रखकर इंडिया ने भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। ये क्या है? ये एक ऑटोनमस पब्लिक बॉडी है इन 1993 जो आई अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस 1993 और एक्ट बना उसके बाद में। ये बॉडी क्या काम करेगी? एक थिंकर है, एक राइटर है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, आई थिंक इट्स आइदर फ्रांज काफ्का और फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। वो बोलता है कि किसी सोसाइटी को अगर देखना है ना आपने कि वहाँ पर ह्यूमंस की क्या वैल्यू है, तो उनकी जेल्स जाके चेक करो। जेल्स जितनी बेटर हैं उतना उस सोसाइटी में चेतना है कि यार ये भी है तो इंसानी, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो और किसी और गलती में भी मत रहना कि जेल में जो लोग गए हुए हैं सब वो गुनहगार ही हैं या बेगुनाह ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि जेल में सब लोग बैठे हैं बहुत बेगुनाह या गुनहगार ही हैं, और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। किसी इस गलती में भी ना रहे कि वो जो जेल में नहीं है वो बहुत अच्छे हैं। तो खैर हॉलैंड एक कंट्री है, आपने नाम सुना होगा नीदरलैंड्स का। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारी जेल्स बंद की हैं हॉलैंड ने। क्यों? आई थिंक उन्होंने अपनी शायद लास्ट जेल बंद की है एक शहर में। वो कहते हैं कि खर्चा इतना होता है, बिजली का पानी का कोई आता तो है नहीं, तो मतलब वहाँ पे क्राइम रेट इतना कम हो चुका है कि जेलें रखना, मेंटेन करना महंगा हो रहा है। कि इतनी बिल्डिंग है, उसका बिल जाता है, जगह भी ऑक्यूपाई होती है, इतने सारे पुलिस वाले भी रखने पड़ते हैं, क्रिमिनल एक नहीं आ रहा ढंग से, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। तो इफ़ यू लुक एट इट,
अदरवाइज इससे एक चीज़ पता लगती है कि किस दिन मुझे पता लगेगा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है, जो मेरा एरिया है, वो राइटली गवर्नड है, वहाँ पे सब सही चल रहा है, जिस दिन जेलें खाली हो जाएंगी। पर हमारे यहाँ तो आंदोलन भी जेल भरो आंदोलन होते हैं कि चलो जी, मनोहर लाल खट्टर जी SYL कैनाल का पानी नहीं लेके आए, इसलिए चौटाला जी वो जो हैं, उन्होंने एक बार रिसेंटली बोला था ना कि अब हम सब जो चौटालाज और सब लोग इकट्ठे हो जाओ और जेल भरो आंदोलन है हमारा। उस पर कोई पर्सन बोल भी रहा था कि और कितनी भरेंगे, ठीक। तो हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू दिस थिंग, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये जो चीज़ें हैं कि आपके इनमेट्स का कैसा, वो उनको क्या ट्रीटमेंट ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा। आपकी कंट्री में पुलिस तशद्दद, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, जिसको बहुत वो बोलेंगे ना कि सिवियर पनिशमेंट, देसी भाषा में 3rd डिग्री बोलते हैं, वो तो नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही। बच्चे भीख तो नहीं मांग रहे हैं। टेररिज्म के जो केसेस हैं वहाँ पर भी मतलब इनकाउंटर्स तो नहीं हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स तो नहीं हो रहे हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। लिबर्टी, लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है, ये मिल रही है या नहीं मिल रही। यहाँ पर आकर बात अटकती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि ये वाले सारे काम ये करते हैं इससे रिलेटेड। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? अभी रिसेंटली शायद अरुण कुमार जी बने हैं इसके चेयरपर्सन, इससे पहले अचल दत्ता जी थे। ये अगर आप पुराने साल के पेपर्स जो स्टेट सर्विसेज के भी साथ साथ में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पुराने साल के पेपर्स अगर आप उठा के देखेंगे, दैट वन थिंग दैट यू मस्ट प्रिपेयर इज एक्सट्रीम्स और नेम्स स्टेट सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए नहीं। कैसे वाले कि रिसेंटली ये कौन बना, वो कौन बना, ये हरियाणा HCS और ये यूपी PCS, MPPSC, इन सब में आते हैं ये चीज़ें। तो कॉम्पोजिशन क्या है? सबसे पहले एक चेयरपर्सन होने चाहिए टॉप पे, जो मैं बोल रहा हूँ अरुण कुमार जी बने थे। वो कौन बन सकता है? वो या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज रहे हों, वो चेयरपर्सन बन सकते हैं। दूसरा फिर मैं एक मेंबर बनेगा, तो एक तो ये हो गई, प्लस फिर एक मेंबर कौन होंगे? वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं या जज हैं। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को लगाना है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको उठा के आज आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर बनाना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी, ऑफ कोर्स वो मिल जाएगी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में एक मेंबर वो होता है प्लस वन मेंबर हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हमारी कंट्री में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें से एक के चीफ जस्टिस हों वो। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। फिर उसके बाद में 3 मेंबर्स और आपको बनाने हैं, वो ये हैं जिनमें से एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। वो लोग जिन लोगों को बहुत नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, ये वाले लोग होने चाहिए। और जो मैं आपको बॉडीज़ करा के हटाऊँ इस लेक्चर में बहुत सारी, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर BC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके जो चेयरपर्सन हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। क्लियर? तो इस तरह से एक बॉडी बनती है प्लस एक्स ऑफिशियो। ये बड़ी लंबी चौड़ी जो बॉडी है इसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, अब नाउ दैट यू नो इसकी कॉम्पोजिशन, इनको सेलेक्ट कौन करता है चेयरपर्सन वगैरह को? तो चेयरपर्सन और मेंबर्स जो है ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, इनकी सिलेक्शन के लिए हम ऑपोजिशन को भी साथ में लेते हैं। इसका कारण क्या है? मान लो अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार ही आज ऐसा करे, सिर्फ आज मोदी जी की बात कर लेते हैं, आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी, सिर्फ और सिर्फ सरकार बैठ जाए और वो बोले कि ये हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स का एक बॉडी बना दी और अब ह्यूमन राइट वायलेशन करनी सरकार शुरू कर दे, तो उस ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जहाँ पे कंप्लेंट करनी है वहाँ पे भी सारी बॉडी सरकार की बनाई हुई बैठी है, तो बहुत हिटलरिश रिजीम हो जाएगी ये। तो थोड़ा सा सभी श्रेणियों को, सभी स्पेशली ऑपोजिशन को ये मैसेज देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नहीं, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगी ये वो बॉडी होगी जहाँ पर ऑपोजिशन को भी तकरीबन वो लोग पसंद होंगे कि हाँ दिस पीपल विल वर्क फेयरली, उनको हम बनाएं। इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉडी बना रखी है कमेटी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा ये दोनों हैं। इनको भी साथ में बिठाते हैं कि आओ आज हम अपने चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स चूज़ करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। क्लियर?
चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा नहीं होते, इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट साहब से नहीं पूछा जाता, बाकी ये सब बॉडी बैठती है और ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को सिलेक्ट करती है। फंक्शंस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। प्रोएक्टिवली काम करते हैं कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, और रिएक्टिवली भी काम करते हैं, अगर कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चलती है इनके पास। इतनी बहुत ज़्यादा पावर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एक मेंस के लिए आपको एक सवाल करवाया जाएगा कि इसको बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं कि टूथलेस टाइगर, कि दांत ना हो ऐसा वाला शेर है जो कैसे काटेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम असेसमेंट करेंगे। और दूसरा क्या है कि कोर्ट की परमिशन लेकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं कुछ प्रोसीडिंग्स में। आई हैव ऑलरेडी सेड कि जेल्स वगैरह की विजिट करते हैं ये चेक करने के लिए कि लोगों को ठीक ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको ना एक चीज़ और समझनी है, आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर्स यू कम फ्रॉम रीजनेबली अर्बन बैकग्राउंड, आप पढ़े लिखे हैं, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, आप शहरों से आते हैं। बट इंडिया में नॉट लॉन्ग अगो, कुछ साल पहले ही, मतलब शहरों में भी और गांव में या सब जगह ही आज भी पॉसिबल है कि पावर एब्यूज़ बहुत इजी है। अगर कोई एसएचओ साहब हैं किसी एरिया में और वो एरिया बहुत डेवलप नहीं है या उस एरिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और जो एक आम नागरिक है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो उसको उठाकर अंदर डालना हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उठा के अंदर डाल दो, हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली रिलेटिवली ईजियर काफ़ी पॉसिबल है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है पर ये सच है, कटु सच, बिटर ट्रूथ है ये। अच्छे शहरों में क्या हो जाता है, जो थोड़े बेटर ऑफ सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक कॉमन मैन भी जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिकली थोड़ा बेटर ऑफ होता है, तो उसको अपने राइट्स पता होते हैं, बेटर कनेक्टेड होता है, लोगों को जानता है, एंड देन सो ऑन, तो उसके साथ में 10 लोग आने वाले होते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे टाउन, गाँव में ये बहुत पॉसिबल होता है कि पुलिस का डर काफ़ी मतलब रियलिस्टिक डर है। तो उसके अंदर ये इंश्योर करना कि अंदर जो लोग हैं डाले हुए हैं वो किस सिचुएशन में है, किस बेसिस पे डाले हुए हैं। हमारी कंट्री में जो जेल्स भरी हुई हैं उनमें से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जेल्स किन लोगों से भरी हुई हैं, जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके ऊपर अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि उन्होंने कुछ गुनाह किया है कि नहीं किया, अभी केस चल रहा है लेकिन बस अंदर भरे हुए हैं। और कितने तो ऐसे वाले हैं जिनकी बेल भी हो चुकी है, कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ 5,000 रुपये जमा करवाइए और इसको छोड़ दीजिए, और इसके ऊपर केस चलता रहेगा पर्सन के ऊपर। ये मुख्य आरोपी नहीं है, मुख्य आरोपी एक पर्सन ए है और इसके साथ में ये 10 लोग थे, ये सह आरोपी हैं, ठीक, को एक्यूज जिसको बोलते हैं। लेकिन ये एक पर्सन है, मान लो मुख्य आरोपी का ड्राइवर है किसी चीज़ के लिए, ये भी अंदर बैठा है, इसके पास 5,000 रुपये नहीं है, किसी की बेल कोई आए और 5,000 रुपये देके इसकी बेल करा जाए, तो ये अंदर बैठा है। आपको ये बात सुन के लग रहा होगा कि सर एग्जैजुरेट कर रहे हैं, अतिशोक्ति, ऐसा फील हो रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये वाले एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है। इनफैक्ट कंट्री में गरीबी इतनी है कि जब बहुत बरसातों का मौसम आता है तो कुछ ऐसे एरियाज़ और ऐसे वाले केसेस भी हैं कि बहुत तेज़ बरसातों का मौसम है तो किसी पर्सन ने एक पैटी क्राइम कर दिया कि ये पैटी क्राइम करके मैं जेल में चला जाऊँगा तो मेरे ऊपर छत होगी। दैट इज़ द काइंड ऑफ रिजीम अनफॉर्चुनेटली, मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर एज ऑफ नाउ। ऑफ कोर्स थिंग्स आर ओनली गेटिंग बेटर विद ईच पासिंग डे। आज हम बेटर हैं कंपेयर टू 20 साल पहले, एंड देन पीछे और पीछे धीरे धीरे अच्छा ही होगा। पर आपको सिर्फ मैं इनका स्कोप बता रहा हूँ कि इनका बहुत स्कोप है काम करने का। एंड उसके बाद में ये भी चेक करते हैं कि इंटरनेशनली टू स्टडी ट्रीटीज़ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। कहीं पे कुछ अच्छी ट्रीटी हुई है, कुछ अच्छे रिकमेंडेशन आई हैं ह्यूमन राइट रिजीम को स्ट्रॉन्ग करने की, तो उसको ये समझ के पढ़कर फिर इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सजेशन देते हैं। सो दिस इज़ प्राइमरी, ये जो है प्राइमरी बॉडी है। नेक्स्ट जो हमारे पास बॉडी आती है वो आती है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इस बॉडी के साथ में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, देखो ये लिंक क्या है ज़रा इसको देखते हैं। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक इन द नोट्स, आप इस पेज पर आएंगे। ये है CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का FAQs। UPSC के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, स्टेट सर्विसेज में शायद मुश्किल आना, पर UPSC के लिए आप एक बार इसको पढ़ लेना।
ये FAQs है, थोड़े थोड़े से एक एक लाइन के आंसर हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन, तो चेयरपर्सन होता है एंड मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10, इस तरह से। तो इसमें ना इस तरह के सवाल हैं कि अगर मेरे को RTI फिल करनी है तो मुझे कितना पे करना है, कितनी देर में रिस्पॉन्स आएगा। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होता है तो ये वो हो जाता है, आंसर आपका एग्जाम में ठीक आ जाता है। और UPSC में आजकल 2-3 सवाल ऐसे आ रहे हैं, जैसे व्हाट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो एक राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर द एक्ट। एक एक्ट बनाया है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास में राइट है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का। ठीक, कौन सी इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कंट्रोल करती है। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन? जैसे कि कोई वर्क किया हो, सरकारी काम हो, कोई सरकारी डिसीजन लिया हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई रिकॉर्ड हो, मीटिंग के कोई नोट्स हों जो पब्लिक में आने चाहिए, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल, ये सब। उसके बाद में डिस्क, फ्लॉपीज़, CDs, रिकॉर्डिंग्स अगर कोई की गई हैं मीटिंग्स की सरकारी महकमे में, इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट, सच इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं कंप्यूटर की या किसी भी तरीके की। तो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, किस तरह से, किस टाइप की? तो वही सब, लॉग बुक्स, कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज, एडवाइस किसने क्या दी थी किस मीटिंग में, ओपिनियंस, सरकार काम कैसे करती है प्राइमरीली, इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन जो है मांग सकते हैं। तो ये ऑफिस, अब जब अगर हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो आप देख सकते हैं किस चीज़ से रिलेटेड होगा, RTI से। बेसिकली हमारी कंट्री में एक एक्ट है RTI। ये एक्ट क्या बोलता है कि लोगों के पास में राइट है, और अभी तो रिसेंटली सरकार ने इसको काफ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हाई लेवल पे रखा है, फंडामेंटल राइट्स अनेबल करता है ये, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अनेबल करता है, इस लेवल का ये राइट है। तो RTI एक्ट 2005 प्रोवाइड्स कि हर एक स्टेट में, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब स्टेट्स में, ठीक, और सेंटर में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। ठीक, तो सेंटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गया और स्टेट्स में होगी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस, उनके स्टाफ होंगे। अब मान लो मुझे पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई काम है तो उस ऑफिस में मैं RTI फाइल कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई सेंट्रल स्कीम या सेंट्रल डिपार्टमेंट से कोई काम है, इंडियन रेलवे से, तो मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फाइल कर सकता हूँ कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो RTI अनेबल करने के लिए जब मेरे पास में आपने बोल दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइज करने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, सरकारी महकमों में कोई बैठा होना चाहिए जिसके पास मैं जाके बोलूँगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाइए, आपका स्टाफ सुबह कितने बजे आता है और शाम को कितने बजे जाता है और आप एक महीने में कितने केसेस निकालते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्पेंस करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, तो वो बॉडीज़ बनाई गई हैं। सभी पब्लिक ऑफिसेज में इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, और फिर स्टेट लेवल पे हमारे पास स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होती है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होती है। जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है ये प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, उनके अंडर होती है। जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, उनके हिसाब से होती है। क्लियर? तो एक बेसिक सा आइडिया आपको आ गया। आप RTI के बारे में 2-4 बातें सुन लीजिए, वैसे आपको RTI गवर्नेंस में हम डिटेल में करवाएंगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट है जो पार्लियामेंट में प्रॉपरली पास किया गया है, जो क्या बताता है, यही प्रोसीजर, तरीका, आपके राइट्स और उसका क्या प्रोसीजर, आप इसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इससे पहले क्या था हमारे पास, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर राइट हमारे पास आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये राइट क्या बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास है, पब्लिक अथॉरिटी क्या हो गई, मतलब स्टेट, राज्य सरकारें एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के पास है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है। अगर कोई राज्य सरकार के लिए या केंद्रीय सरकार के लिए काम कर रहा है, इफ़ अ पर्टिकुलर बॉडी इज़ वर्किंग फॉर अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इवन देन आप वहाँ से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो उनको क्या करना है, जल्दी से जल्दी या विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई डालना है, 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। नंबर 2, अगर कोई ऐसा इशू है जहाँ पर मान लीजिए आप पुलिस में या किसी ऐसी बॉडी में, CBI में, DRI में, यहाँ पे आप फाइल कर रहे हैं RTI कि ये पर्सन को आपने सर्च किया था या कुछ भी ऐसा, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप सीख कर रहे हो वो किसी की लिबर्टी या लाइफ से रिलेटेड है, तो फिर क्या होता है, व्हेन द मैटर इज इन्वॉल्विंग पिटिशनर्स लाइफ और लिबर्टी, द इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी विद इन 48 आवर्स। ये एक राइट दिया है ताकि लोगों को पता लगे कि सरकार उनके लिए है। जो सरकार एग्जिस्ट करती है, सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं,
जो सरकार का सारा ढांचा एग्जिस्ट करता है वो किस चीज़ के लिए है? लोगों के लिए है। इस चीज़ को आपको ना इस तरह से भी समझना है। सब लोग इकट्ठे हुए इंडिया में, उनको लगा कि आओ यार हम डेली तो कैसे मैनेज करेंगे, सरकार बनाते हैं। सरकार बना ली कि यार तुम लोग हमारे, हम बोलते हैं ना आप क्या करते हो, बोलते हैं सरकारी नौकरी करते हैं। कोई ये तो नहीं बोलता ना कि मैं सरकारी बादशाहत करता हूँ। बादशाह तो आम लोग हैं, आम जनता। ठीक, अब आपको ये लगेगा कि सिर्फ किताबी बात है, तो बिल्कुल सही बात है, पर आप समझो इसको कि सब बादशाह लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक सरकारी नौकर बना दिया, तंत्र बना दिया। समाज सेवक जो थे वो बन गए हमारे पार्लियामेंटेरियन। अब जो पार्लियामेंटेरियन बन गए, उनको लगा कि यार हमें लोगों ने भेजा था ये बोलने के लिए कि हमारे हिसाब से आप अच्छे से कायदे कानून बनाकर डिपार्टमेंट्स बना दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो उनको लगा सब लोगों को पानी चाहिए, तो एक वाटर डिपार्टमेंट बना दिया। वाटर डिपार्टमेंट अब कैसे चलेगा? जब कुछ लोग जो हैं यहाँ पे काम करेंगे और लोगों को पानी पहुँचाएंगे, टाइमली लोगों से बिल लेंगे, टाइमली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो भी पर्सन जो सरकारी तंत्र का हिस्सा है, जो जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, वो भी एट द एंड ऑफ द डे आम पब्लिक को तो जवाबदेह है, उसकी आंसरेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बैठा क्यों है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। वो डिपार्टमेंट क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पार्लियामेंट ने कभी वो डिपार्टमेंट बनाया होगा। वो पार्लियामेंट ने कभी कोई डिपार्टमेंट क्यों बनाया होगा? लोगों ने बोला होगा पार्लियामेंटेरियंस को। वो पार्लियामेंट भी इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि लोगों ने बोला होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी को समझने की ज़रूरत है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ के लोगों से लड़ने लग जाओ। मतलब सिर्फ ये है कि नो योर राइट्स, दैट इन अ डेमोक्रेसी अ कॉमन मैन, उसके पास में काफ़ी पावर है। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन दैट वीडियो रिसेंटली और नॉट। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर किसी पर्सन के, अब यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर किसी पर्सन के घर के लॉन पे खड़े होकर हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर रहे थे। वो पर्सन बाहर आया और वो बोलता, भाई मैंने अभी ये गार्डन ठीक किया था यार, बाहर हो, पहले थोड़ा सा इससे आगे जाइए, वहाँ पे अनाउंसमेंट कीजिए, मेरा सारा गार्डन ख़राब कर दिया आपने, मेरी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। उस पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं? बोलते हैं सॉरी यार, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, बोल के पीछे हो जाते हैं और फिर अपनी अनाउंसमेंट कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। पॉइंट इज़ कि दैट इज़ द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इवेंचुअली वी शुड बी एमिंग फॉर, जहाँ पे ख़ास और आम के बीच में गैप बहुत कम है। तो ये वही उसी को करने की वो एक स्टेप है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, जो है ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे कि सरकार के बीच में और नागरिकों के बीच में। तो इस हिसाब से एक्ट लेके आए। अब एक्ट तो ले आए थे, फिर उसके बाद 10 साल में फिर वो लोगों ने इन्फॉर्मेशन मांगी और वो सरकारी जो तंत्र है उसकी थोड़े से वो खुलने शुरू हुए, रियलिटी सामने आने लगी। तो अब सरकार को प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार ऐसे तो लोगों को सब पता लग जाएगा। तो अब इसको डाइल्यूट करने के बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, अनफॉर्चुनेट है। तो खैर बहरहाल हुआ क्या है कि ये एक एक्ट लेके आए और इस एक्ट ने एक और चीज़ बोली कि वैसे भी सरकारी डिपार्टमेंट्स अपनी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से मैनेज करें और ओपनली वेबसाइट्स वगैरह पे डाल दें, जैसे मैंने अभी आपको FAQs दिखाई है वाले इस लिंक पर, सो दैट लोगों को ज़्यादा RTI फाइल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैक्सिमम लोगों को तकरीबन सेम ही सवाल पूछना है, तो आप उसको वैसे ही वॉलंटरली डिस्क्लोज़ किया करें। तो आपको समझ आ गया। एक एक्ट आया 2005 में RTI, जिसने बोला कि सभी स्टेट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, उनके अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, उनके अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। स्टेट्स में बन गए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंटर में बन गए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? अभी शायद रिसेंटली YK सिन्हा जी बने हैं इसके चेयरपर्सन। अदरवाइज़ 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, YK सिन्हा जी, ये लीड करते हैं कमीशन को। और उसके बाद में कुछ मेंबर्स होते हैं जो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो ये मेंबर जो है, ये बॉडी जो है, ये देखती है फिर सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, और कभी भी कोई अपील इनकी तरफ जाए अगर कि मैंने नीचे सब ट्राई कर लिया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस में भी और आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में भी, अब मेरे को यहाँ से आप चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो CIC के पास जाता है। इनको अपॉइंट कौन करता है? टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। अब ये कमिटी कौन सी है? अगेन आप ट्राई करोगे कि लोगों का कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ किया जाए ऐसी बॉडी में, तो कमेटी में होंगे चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर,
कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, तो इस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बिठाया जाता है कि आप भी बताइए। ठीक, क्लियर। और किस टाइप के, किस स्टैचर के लोगों को बनाते हैं CIC? पुराने IAS ऑफिसर्स, कोई ऐसा पर्सन जिसको मीडिया में काम करने का एक्सपीरियंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, डिग्निटरी कोई जो है, पर्सन ऑफ एमिनेंस जो है इन पब्लिक लाइफ, उनको बनाया जाता है इधर। सिंपल। अब उसके बाद इनका टर्म वही टर्म ऑफ 5 ईयर्स, इलेक्शन कमीशन की तरह ही इनका स्ट्रेचर रहता है। अच्छा ऑफिस है, बहुत बड़ी पोस्ट है ये। ठीक, तो ये एक पेज है जिसको आप 4 लाइनें जो मैं बता चुका हूँ, आप इसको पढ़ लेना। पावर्स एंड फंक्शंस। अगेन मैं आइडियली तो ये चाहता हूँ कि आप वो जो FAQ उसका लिंक दिया है वहाँ पर इनके पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ना, आपको सीधा सीधा MCQ आएगा UPSC में। फिर भी एक बार एक देख लेते हैं। टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी पर्सन रिलेटिंग टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द पब्लिक अथॉरिटीज़। आप कंप्लेंट कर सकते हो, इधर की नीचे से न्याय नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर किसी ने नीचे मान लीजिए मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी लोअर ऑफिस से, किसी मिनिस्ट्री से, उन्होंने बोला ये तो इन्फॉर्मेशन देना हमारे उस पर ही नहीं है, आपका राइट नहीं है, ये बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि यार ये इसमें क्या सीक्रेट है भाई, आपके ऑफिस का बिजली का बिल कितना आता है? क्योंकि मैं आपके सरकारी ऑफिस में जब भी आता हूँ मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, AC चल रही है और विंडोज़ खाली हैं। बस मैं जानना चाहता हूँ कि कितना बिल आता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे घर का तो 25,000 बिल आ जाता है इतनी से उस पर भी। तो वो चीज़ जो है वो मेरे को मना कर दें, तो मेरे को अपील करनी है कि क्यों भाई, राइट है मेरा। मैं ये भी नहीं जान सकता कि एक सरकारी ऑफिस में बिल कितना आता है बिजली का। तो इस तरह की कोई भी आपको अपील करनी है फर्दर ऑफिस से कर सकते हैं। सिमिलरली कोई डैमेज, कोई कंप्लेन, पावर्स टू रिक्वायर पब्लिक अथॉरिटी टू कॉम्पनसेट फॉर द कंप्लेंट फॉर एनी लॉस एंड एनी डैमेज सफर्ड। तो इनके पास ये अपील भी रहती है, ये पावर भी रहती है, कॉम्पनसेशंस की पावर्स भी हैं। एंड उसके बाद में जो इनके डिसीजंस होते हैं वो फिर नीचे वाली बॉडीज़ के ऊपर बाइंडिंग भी होते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स जो एक जर्नल से आइडियाज़ हैं वो तो है ही है कि कंट्री में इंफॉर्मेशन को कितना कैसे डेमोक्रेटाइज़ किया जाए, कैसे सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो, ये सब चीज़ों को लेकर पॉलिसीज़ एंड सजेशंस वो सब ये देते हैं। और इनकी जो रिपोर्ट होती है रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट, वो सरकार को दी जाती है रिटर्न में। एंड दैट एनुअल रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में भी रखी जाती है। द RTI एक्ट मैंडेट्स द CIC टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। सो विद दिस वी वाइंड अप आवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर, जहाँ पर हम कुछ बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे पॉलिटी के। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।